हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। मैं रवि रंजन राज राजेश इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत करते हैं। देखेंगे आज हम लोग राज व्यवस्था के 15 महत्वपूर्ण सवालों का डिस्कशन करने जा रहे हैं, जो आपको बिहार एसएससी, बिहार दरोगा मेंस, उत्तर प्रदेश पुलिस, झारखंड एसएससी एवं तमाम जितने सारे जनरल कंपटीशन हैं जिसमें जीएस पूछे जा रहे हैं, उन सभी के लिए यह महत्वपूर्ण सवाल होने जा रहा है। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहेंगे ताकि आप इस 15 महत्वपूर्ण सवालों का जो है लाभ उठा सकें, और वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें ताकि आपके साथ वो भी इसका लाभ उठा सकें। तो आइए बिना देर किए हुए आज के पहले सवाल को देखते हैं। देखेंगे पहला सवाल है, देखेंगे आज का पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है। देखेंगे वह मौलिक अधिकार कौन है जो सिर्फ और सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं। यही कह रहा है जो सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है। देखेंगे यह सवाल जो विभिन्न एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, दरोगा मेंस में भी एक बार पूछे जा चुके हैं। तो देखेंगे आप लोग जल्दी से, सामने ऑप्शन है, ऑप्शन ए है अनुच्छेद 15, 16, 19, 21, 29। ऑप्शन 2 है अनुच्छेद 14, 16, 29, 30, 19। ऑप्शन सी है 15, 16, 19, 29, 30। ऑप्शन डी है 15, 16, 21, 29, 30। तो आप लोग भी जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे, इसका आंसर क्या होगा। देखेंगे यह जो है अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30। देखेंगे अनुच्छेद आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30, इन्हीं अनुच्छेदों में जो वर्णन, जो अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, वह सिर्फ और सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं। देखेंगे अनुच्छेद 15 क्या कहता है। अनुच्छेद 15 कहता है जो राज्य जो है, जो जाति, धर्म, लिंग, निवास स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। देखेंगे वर्तमान में अनुच्छेद 15 में 5 खंड हैं। देखेंगे अनुच्छेद 16 लोक नियोजन में अवसर की समानता का वर्णन करता है। देखेंगे अनुच्छेद 19, देखेंगे वर्तमान में इसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन है, जिसमें पहला है राइट टू स्पीक एंड एक्सप्रेशन, यानी वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। देखेंगे अनुच्छेद 29 और 30। अनुच्छेद 29 और 30 जो है यह अल्पसंख्यक वर्गों के लिए है, जिसमें अल्पसंख्यक समुदाय के भाषा, लिपि, संस्कृति को उन्हें अक्षुण्ण बनाए रखने का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 29 और 30 शिक्षा एवं संस्कृति के संबंधी अधिकार देता है, जो सिर्फ और सिर्फ अल्पसंख्यक समुदाय के लिए है। आइए आज के दूसरे नंबर सवाल को देखते हैं। देखेंगे दूसरा नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए सिखों, ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों तथा यूरोपियों पर भी लागू कर दिया गया। किस अधिनियम के द्वारा। देखेंगे भारत पार्षद अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1935, कैबिनेट मिशन योजना 1946। तो देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1919, जिसे मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं। देखेंगे 1909, इसमें पहली बार मुस्लिमों को, देखेंगे मुस्लिमों को पहली बार पृथक निर्वाचन की अनुमति दी गई। इसी को बोला जाता है सांप्रदायिक निर्वाचन, यानी मुस्लिमों को पहली बार पृथक निर्वाचन की अनुमति 1909 के अधिनियम के द्वारा, मार्ले मिंटो सुधार के द्वारा दिया गया। देखेंगे क्वेश्चन पूछता है जब भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक कौन थे, तो लॉर्ड मिंटो को जाता है। देखेंगे 1919 के अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधायिका स्थापित हुई, और 1919 के अधिनियम के द्वारा ही सिखों को, ईसाइयों को, आंग्ल भारतीयों को तथा यूरोपियों को जो सांप्रदायिक निर्वाचन थे उसमें विस्तार करके उन्हें भी लागू कर दिया गया। देखेंगे भारत सरकार अधिनियम के द्वारा
प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत हुई। केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत हुई। केंद्र में संघीय व्यवस्था की शुरुआत हुई। केंद्र में संघीय न्यायालय की शुरुआत हुई। संघीय न्यायालय की शुरुआत हुई। 1935 के अधिनियम के द्वारा ही भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो है स्थापना हुई। कैबिनेट मिशन प्लान देखेंगे। कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के द्वारा भारत में संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन प्लान के तहत ही किया गया था। आइए आज के अगले सवाल को देखते हैं। 3 नंबर सवाल है, देखेंगे नीचे दिए गए संविधान निर्माण समिति और उसके अध्यक्षों का मिलान असत्य है। देखेंगे संविधान निर्माण समिति और उसके अध्यक्षों का मिलान असत्य है। आप जो है इसमें देखेंगे संघ संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू, रियासत समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कार्य संचालन समिति जवाहरलाल नेहरू, अल्पसंख्यक उप समिति एस.सी. मुखर्जी। तो आप लोग भी जल्दी से जल्दी आंसर देंगे। इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से जल्दी आंसर देंगे। और देखेंगे भारत में संविधान निर्माण के उद्देश्य से संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 13 समितियों का गठन किया था और कुछ समितियों की उप समिति थी। इस प्रकार से समितियों की संख्या 22 थी, जिसमें उसके सदस्य और अध्यक्षों के नाम सौंपे गए। उसमें कौन गलत था? तो आंसर हो जाएगा कार्य संचालन समिति। देखेंगे कार्य संचालन समिति के जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, इसके थे के एम मुंशी इसके अध्यक्ष थे। तो आइए आज के 4 नंबर सवाल को देखते हैं। वर्तमान में लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कितने सीट आरक्षित हैं? वर्तमान में लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी के लिए कितने सीट आरक्षित किए गए हैं? ऑप्शन में है ए में 13, ऑप्शन बी में है 19, ऑप्शन सी में है 47, ऑप्शन डी में है 84। तो देखेंगे आंसर हो जाएगा 19। देखेंगे वर्तमान में लोकसभा में देखेंगे 543 मेंबर हैं। देखेंगे 543 में 524 जो है सीट जो है 28 राज्यों के लिए। देखेंगे 524 सीटें 28 राज्यों के लिए आरक्षित है और 19 सीट जो है 8 केंद्र शासित प्रदेशों के लिए, 8 केंद्र शासित प्रदेशों के लिए है। देखेंगे लोकसभा में पहले 545 था, तो 2002 में 126वें संविधान संशोधन के द्वारा 2020 में जो लोकसभा में देखेंगे लोकसभा में 2 सीट जो है आंग्ल भारतीय के लिए था, यानी एंग्लो इंडियन के लिए था, आंग्ल भारतीय के लिए था। यह सीट जो है अब समाप्त कर दिया गया, यानी अब लोकसभा में 543 सदस्य जो निर्वाचित होते हैं, 524 कहां से? 28 राज्यों से, और 19 सीटें जो है केंद्र शासित प्रदेश से जीत के आते हैं। देखेंगे लोकसभा का गठन, उसके जो संरचना के विषय में वर्णन है आर्टिकल 81 में है। तो प्रारंभ में लोकसभा का जब गठन हुआ इसमें सदस्यों की संख्या 500 थी, लेकिन 7वें संविधान संशोधन के द्वारा 1956 में लोकसभा के सदस्य संख्या को 500 से बढ़ाकर 525 कर दिया गया। ठीक है। और 31वें संविधान संशोधन के द्वारा 1973 में जो है इसके सदस्य संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दिया गया। लेकिन वर्तमान में लोकसभा में सदस्यों की संख्या 543 है। ठीक है, जिसमें 524 28 राज्यों से 19 केंद्र शासित प्रदेशों से। आइए आज के अगले सवाल को देखते हैं। किसी भी राज्य के विधानसभा में अधिकतम और न्यूनतम सदस्य संख्या
हो सकती है। किसी भी राज्य के विधानसभा में मैक्सिमम और मिनिमम, अधिकतम और न्यूनतम सदस्य संख्या कितना हो सकता है? तो जल्दी से आप लोग भी कमेंट में इसमें आंसर देंगे। देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा 560। किसी भी राज्य के विधानसभा में मैक्सिमम 500 सदस्य हो सकते हैं और न्यूनतम 60 हो सकते हैं। देखेंगे अनुच्छेद 170, अनुच्छेद 170 में विधानसभा के गठन, विधानसभा के गठन एवं संरचना का वर्णन है, संरचना का वर्णन है, जिसमें कहा गया है कि किसी भी राज्य की विधानसभा में मैक्सिमम 500 और न्यूनतम 60 हो सकते हैं। लेकिन इसके अपवाद भी हैं। सिक्किम है और कई जो है राज्य हैं जहां पर जो है 60 से सदस्य संख्या कम है। ठीक है, आइए आज के अगले सवाल को देखते हैं। देखेंगे आज के 6 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है कि भारत के उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करते हैं? तो देखेंगे ऑप्शन है अनुच्छेद 62, अनुच्छेद 63, अनुच्छेद 64 और अनुच्छेद 65। आप लोग जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे ये किस आर्टिकल में वर्णित है कि उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करते हैं। तो देखेंगे आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 65। देखेंगे अनुच्छेद 65 में कहा गया है कि अगर भारत के राष्ट्रपति का मृत्यु हो जाता है, राष्ट्रपति त्यागपत्र दे देते हैं या राष्ट्रपति को महाभियोग प्रक्रिया से अगर हटा दिया जाता है तो उस परिस्थिति में भारत के उपराष्ट्रपति 6 मंथ तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे। देखेंगे अनुच्छेद 62। देखेंगे अनुच्छेद 62 में राष्ट्रपति के पद की रिक्तता का वर्णन किया गया, यानी राष्ट्रपति का पद अगर रिक्त होता है तो उसके भरने की प्रक्रिया का वर्णन है। देखेंगे अनुच्छेद 64। देखेंगे कहा गया है कि भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे। देखेंगे अनुच्छेद 64 में कहा गया है कि भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे। और देखेंगे अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति के पद का वर्णन किया गया है, उपराष्ट्रपति के पद का वर्णन है। तो आइए आज के 7वें नंबर सवाल को देखते हैं। देखेंगे 7वें नंबर सवाल है, जिला परिषद के बैठक के लिए गणपूर्ति निर्धारित की गई है 1/20, 1/2, 1/3, 1/10। गणपूर्ति जिसे कोरम कहा जाता है। देखेंगे गणपूर्ति क्या है, तो किसी भी सभा को संचालित करने के लिए निम्नतम उपस्थिति, यानी किसी भी सभा को अगर संचालित करना है तो कितने मेंबर उपस्थित होंगे तो सभा को संचालित किया जाएगा, उसी को गणपूर्ति या कोरम कहा जाता है। तो देखेंगे जिला परिषद के बैठक के लिए पूछ रहा है तो इसका आंसर हो जाएगा 1/3। देखेंगे 1/20 ग्राम सभा के लिए, 1/20 ग्राम सभा के लिए गणपूर्ति है। 1/10 लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा एंड विधान परिषद के लिए है। देखेंगे 1/2 तो यह है ग्राम पंचायत के लिए, ग्राम पंचायत के लिए कोरम है। ठीक है, चलिए आइए आज के अगले नंबर सवाल को देखते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में सम्मिलित नहीं है? देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संविधान के उद्देशिका यानी प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए है समाजवादी, ऑप्शन बी है पंथ निरपेक्ष, ऑप्शन सी है प्रभुता संपन्न और ऑप्शन डी है लोक कल्याण। तो आप लोग भी जल्दी से जल्दी आंसर बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। वह कौन सा शब्द है जिसका वर्णन उद्देशिका में नहीं है, जो ऑप्शन में है
समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, प्रभुत्ता संपन्न, लोक कल्याण। तो देखेंगे लोक कल्याण का वर्णन संविधान के प्रस्तावना में नहीं है। समाजवादी शब्द को देखेंगे, समाजवादी शब्द को 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में जोड़ा गया। पंथ निरपेक्ष को भी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में जोड़ा गया। और देखेंगे प्रभुत्ता संपन्न यानी सोवरिंग, यह पहले से वर्णित था। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, इंटीग्रिटी। राष्ट्र की एकता एवं अखंडता यानी इंटीग्रिटी शब्द को भी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। देखेंगे उद्देशिका, जिसे प्रियम्बल कहा जाता है, यह जो है यूएसए से लिया गया है। उद्देशिका जिसे यूएस प्रियम्बल कहा जाता है, यूएसए से लिया गया है। और उद्देशिका की भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। देखेंगे उद्देशिका में अभी तक मात्र एक बार 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संशोधन किया गया है। देखेंगे उद्देशिका, इसी को उद्देश्य प्रस्ताव जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 में संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, जिसे संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को इसे पारित कर दिया था। तो आइए आज के 9 नंबर सवाल को देखते हैं। मंत्रिमंडल, देखेंगे मंत्रिमंडल में निम्नलिखित में से कौन कौन शामिल होते हैं। मंत्रिमंडल जिसे कैबिनेट कहा जाता है। देखेंगे एक दो बातें होते हैं, एक होता है मंत्रिमंडल और एक होता है मंत्रिपरिषद। मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद दोनों अलग होता है। देखेंगे मंत्रिमंडल जिसे इसे इंग्लिश में कैबिनेट कहा जाता है, और मंत्रिपरिषद जिसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहा जाता है। दोनों दो बातें हैं। तो आपका सवाल है मंत्रिमंडल में कौन कौन शामिल होते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री। देखेंगे पीएम, उसके बाद कैबिनेट मंत्री, राजमंत्री और उपमंत्री। और देखेंगे इन सारे समूह को बोला जाता है मिनिस्टर ऑफ काउंसिल यानी मंत्रिपरिषद। और अगर आपसे पूछता है कैबिनेट, तो कैबिनेट में सिर्फ और सिर्फ मंत्रिमंडल में होते हैं प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री। और देखेंगे एक और इसमें आता है स्वतंत्र प्रभार के मंत्री। स्वतंत्र प्रभार के मंत्री, देखेंगे प्रारंभ में इसका वर्णन नहीं किया गया था, लेकिन वर्तमान में स्वतंत्र प्रभार के मंत्री को भी देखे जाते हैं, जो कि किसी मंत्रालय के एक डिपार्टमेंट को इन्हें सौंप दिया जाता है, स्वतंत्र रूप से देखरेख करते हैं। ठीक है, तो ये भी आ जाते हैं स्वतंत्र प्रभार के मंत्री। तो इन सारे समूह को मंत्रिपरिषद कहा जाता है, मिनिस्टर ऑफ काउंसिल। तो आपसे अगर कोई पूछेगा मंत्रिपरिषद में और मंत्रिमंडल में क्या है, तो मंत्रिपरिषद को कहा जाता है ग्रुप ऑफ मिनिस्टर, यानी मंत्रियों के सारे समूह को बोला जाता है मिनिस्टर ऑफ काउंसिल। लेकिन कैबिनेट की जहां बात आए, मंत्रिमंडल की बात का है, तो इसमें सिर्फ कैबिनेट मंत्री और पीएम आते हैं। देखेंगे शुरू में आपके संविधान में कैबिनेट शब्द का वर्णन नहीं था, सिर्फ मंत्रिपरिषद मिनिस्टर ऑफ काउंसिल का वर्णन था, जिसका वर्णन आर्टिकल 74 में है। मंत्रिमंडल शब्द को 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में संविधान के आर्टिकल 352 के खंड 2 में मंत्रिमंडल शब्द को जोड़ा गया है। ध्यान से देखेंगे मंत्रिमंडल शब्द का वर्णन संविधान में सिर्फ और सिर्फ एक जगह किया गया है, उसका वर्णन आर्टिकल 352 के खंड 2 में किया गया है, जो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। आइए आज के 10 नंबर सवाल को देखते हैं। जनगण मन, देखेंगे जनगण मन को किस पत्रिका में प्रकाशित किया गया था। देखेंगे जनगण मन जो कि भारत का नेशनल एंथम है, राष्ट्रगान है, इसको किस पत्रिका में प्रकाशित किया गया था। तत्बोधनी, भारत भाग विधाता, केसरी, बंगाल गजट। तो देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा तत्बोधनी। तत्बोधनी पत्रिका में 1912 ईस्वी में, जनवरी 1912 ईस्वी में तत्बोधनी पत्रिका में प्रकाशित हुआ था।
और उसका शीर्षक था भारत भाग विधाता। उसका शीर्षक था भारत भाग विधाता। देखेंगे जन गण मन जो भारत का नेशनल एंथम है, इसको पहली बार 27 दिसंबर 1911 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में जब जॉर्ज पंचम और जॉर्ज मैरी की उपस्थिति हुआ था, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा उसके स्वागत गान में गाया गया था, जो बाद में 1950 में भारत का जो है नेशनल एंथम बना। देखेंगे जन गण मन जो है मूल रूप से बांग्ला भाषा में लिखा गया था, जिसके हिंदी रूपांतरण को राष्ट्रगान के रूप में शामिल किया गया। देखेंगे राष्ट्रगान को गायन की अवधि 52 सेकेंड है और शॉर्ट में इसे 20 सेकेंड में, विशेष परिस्थितियों में इसे 20 सेकेंड में गाया जाता है। देखेंगे जन गण मन जो राष्ट्रगान है, इसे 1919 ईस्वी में रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के रूप में अंग्रेजी में रूपांतरण किया गया। और देखेंगे राष्ट्रगान को जो वर्तमान संगीतमय धुन है, उसे कैप्टन राम सिंह ठाकुर के द्वारा संगीतमय धुन दिया गया। आइए आज के 11 नंबर सवाल को देखते हैं। ग्राम पंचायत की बैठक कम से कम कितने दिनों में एक बार होना चाहिए? ग्राम पंचायत का बैठक कम से कम कितने दिनों में एक बार होना चाहिए? कल के हम वीडियो में बताए थे, स्थानीय स्वशासन में विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, यानी ग्राम सभा जो है विधायिका है, ग्राम पंचायत कार्यपालिका है और ग्राम कचहरी न्यायपालिका है। तो देखेंगे सबका जो है एक निश्चित किया गया कि कितने दिनों में कम से कम एक बार बैठक होना चाहिए। जैसे आप जानते हैं संसद के बैठक का भी निर्धारित किया गया है, जो संसद कम से कम एक वर्ष में 2 बार जरूर बैठेगा, यानी संसद के 2 बैठक के बीच 6 माह से ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए। ऐसे संसद के समांतर 3 बैठक होते हैं, बजट सत्र जो अभी चल रहे हैं, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। ठीक उसी प्रकार ग्राम पंचायत के बैठक कम से कम 2 माह में एक बार अनिवार्य रूप से होगा। आंसर हो जाएगा ये, ग्राम पंचायत के बैठक कम से कम 2 माह में एक बार जरूर होगा। ऐसे मुखिया जब भी चाहे ग्राम पंचायत के बैठक को बुला सकता है। देखेंगे ग्राम सभा का बैठक कम से कम 3 माह में एक बार बैठक होना अनिवार्य है। आइए आज के 12 नंबर सवाल को देखते हैं। भारत से बाहर जन्मे बच्चों को भारत की नागरिकता निम्न आधार पर दी जाएगी। भारत से बाहर जन्म लेने वाला अर्थात विदेश में जन्म लेने वाले बच्चे को भारत की नागरिकता किस आधार पर दिया जाएगा? जन्म के आधार पर, वंशक्रम के आधार पर, पंजीकरण के आधार पर, देशीकरण के आधार पर। तो देखेंगे विदेश में जन्म लेने वाले बच्चे को वंशक्रम के अनुसार से उन्हें दिया जाएगा। देखेंगे भारत के संविधान में नागरिकता प्राप्ति के लिए 5 आधार बताए गए हैं। जन्म से, वंशानुगत, पंजीकरण, देशीकरण और नए भूभाग के अर्जन। देखेंगे यह 5 आधार है जिसके तहत नागरिकता प्राप्त किया जाता है। देखेंगे वंशानुगत में कहा गया है, वंशक्रम में, ये 26 जनवरी 1950 के बाद भारत से जन्म लेने वाला बच्चा यानी विदेश में जन्म लेने वाला बच्चा भारत का नागरिक माना जाएगा यदि उसके जन्म के समय उसके पिता भारत के नागरिक हैं। तो देखेंगे महिलाओं के द्वारा मांग किया जा रहा था, सिर्फ पिता क्यों, महिला क्यों नहीं? तो नागरिकता संशोधन में संशोधन करते हुए 1992 में कहा गया कि विदेश में जन्म लेने वाला बच्चा, विदेश में अगर किसी बच्चा का जन्म होता है तो उसके पिता तो पहले से था ही, अगर पिता और माता में से कोई एक भारत की नागरिक है तो उस बच्चे को वंशानुगत व्यवस्था के आधार पर भारत की नागरिकता दिया जाएगा। लेकिन सरकार ने इसमें फिर संशोधन किया दिसंबर 2004 में, और इसमें कहा गया कि अगर किसी बच्चे का जन्म विदेश में होता है और उसके जन्म के 1 वर्ष के भीतर भारतीय कंसुलेट में उस बच्चे का अगर पंजीकरण करा दिया जाता है तब भी उस बच्चे को जन्म के आधार पर भारत की नागरिकता मिलेगा, अन्यथा उसे भारत की नागरिकता नहीं मिलेगा। आइए एक और बात देखेंगे। भारत में नागरिकता प्राप्ति के 5 आधार हैं और इसके 3 आधार है समाप्ति के। 3 आधार से समाप्त किया जाता है, जिसे बोलते हैं स्वैच्छिक,
स्वैच्छिक त्याग, देखेंगे स्वैच्छिक त्याग या इसी को बोलते हैं परित्याग। दूसरा है बर्खास्तगी, दूसरा है बर्खास्तगी। और देखेंगे तीसरा है वंचित किया जाना, वंचित किया जाना। इस प्रकार से भारत के संविधान में नागरिकता प्राप्ति के 5 आधार हैं और समाप्ति के 3 आधार हैं, जिसका वर्णन संविधान के भाग 2 और आर्टिकल 5 से 11 तक इसका वर्णन किया गया है। और देखेंगे भारत में नागरिकता जो है एकल नागरिकता है, सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता है, जो कि यूके से लिया गया है। ये भी क्वेश्चन पूछे गए हैं कि भारत में जो नागरिकता है कैसा नागरिकता है, तो सिंगल सिटीजनशिप है। और किस देश से लिया गया है, तो यूके से लिया गया है। आइए आज के 13 नंबर सवाल को देखते हैं। 13 नंबर सवाल है, किसी लोक पद को अवैध रूप से कब्जा करने वाले व्यक्ति, किसी लोक पद को अवैध रूप से कब्जा करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध निम्नलिखित में से कौन से रिट जारी किया जाता है? प्रतिषेध, परमादेश, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। क्या होगा आंसर, आप लोग जल्दी से बताएंगे। किसी लोक पद को अवैध रूप से कब्जा करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध निम्नलिखित में से कौन से रिट जारी किया जाता है? तो देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा अधिकार परीक्षा। देखेंगे सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकार के उल्लंघन होने की स्थिति में 5 प्रकार के रिट जारी किया जाता है। अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय के द्वारा रिट जारी किया जाता है। देखेंगे अधिकार परीक्षा, इसका अर्थ होता है किस प्राधिकार से अगर कोई व्यक्ति कोई पद धारण करता है, जिस पद को धारण करता है उस पद के लिए अगर उसके पास योग्यता नहीं है, तब उसके विरुद्ध अधिकार परीक्षा रिट जारी किया जाता है। जिस पद को धारण करता है उस पद के लिए उसके पास योग्यता नहीं है, अर्थात उन्होंने गलत सूचना देकर उस पद को धारण किया है, तो उसके विरोध में रिट अधिकार परीक्षा जारी होता है। देखेंगे परमादेश, और देखेंगे अधिकार परीक्षा जो है सरकारी और अर्ध सरकारी, सरकारी और अर्ध सरकारी जो है संस्थान के कर्मचारियों और अधिकारियों के बीच जारी किया जाता है। देखेंगे परमादेश भी सरकारी और अर्ध सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध जारी किया जाता है। परमादेश का अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। परमादेश कब जारी किया जाता है, तो जब कोई सरकारी सेवक या अर्ध सरकारी सेवक अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करते हैं, उस स्थिति में उनके विरुद्ध परमादेश जारी किया जाता है। देखेंगे उत्प्रेषण, उत्प्रेषण जो है सुप्रीम कोर्ट अपने अधीनस्थ न्यायालय को और हाई कोर्ट अपने अधीनस्थ न्यायालय को जारी करता है। कब? जब कोई मामले पर हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट डिसीजन सुना दिया है जो उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं था, यानी डिसीजन सुना दिया है, तब जो है उत्प्रेषण जारी किया जाता है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय पूछता है कि आपने किस अधिकार से इस मामले में निर्णय दिया? उत्प्रेषण। देखेंगे उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा को पोस्टमार्टम कहा जाता है, क्योंकि यह मामला समाप्त होने के बाद जारी किया जाता है। प्रतिषेध मतलब होता है रोकना। देखेंगे सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय को, उच्च न्यायालय जिला न्यायालय को किसी मामले में अब उस मामले को, जो मामला चल रहा होता है, उसको अपने पास हस्तांतरित करने को कहता है, जो उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। देखेंगे रीट याचिका जो जारी किया जाता है वो ब्रिटेन से लिया गया है। हाई कोर्ट 226, सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32। देखेंगे 14 नंबर सवाल जो है, निम्नलिखित में से कौन से रीट याचिका सरकारी और असरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध जारी किया जाता है? अभी हम बता रहे थे जो अधिकार परीक्षा और परमादेश, यह जो है सरकारी और असरकारी के बीच जारी किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। देखेंगे बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है व्यक्ति के निजी स्वतंत्रता के रक्षा के लिए जारी किया जाता है। इसका अर्थ होता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ होता है सशरीर उपस्थित करो। जब किसी व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार करती है तो 24 घंटे के अंदर न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास उपस्थित करना होता है, ताकि यह निर्णय लिया जा सके व्यक्ति दोषी है या नहीं। अगर व्यक्ति दोषी है तो तत्काल प्रभाव से उसे कारावास में भेज दिया जाएगा, अगर निर्दोष है तो उसे छोड़ दिया जाएगा। यानी जो बंदी प्रत्यक्षीकरण है व्यक्ति के निजी स्वतंत्रता के रक्षा के लिए जारी किया जाता है। आइए आज के अंतिम सवाल को देखते हैं।
आपातकाल के दौरान विधानसभा के कार्यकाल को निम्नलिखित में से कौन बढ़ा सकता है? ऑप्शन है संसद, राज्यपाल, राष्ट्रपति, राज्य विधानमंडल खुद अधिनियम पारित करके बढ़ा सकता है। देखेंगे महत्वपूर्ण सवाल है और आप लोग बताएंगे आपातकाल के दौरान विधानसभा के कार्यकाल को कौन बढ़ा सकता है। तो देखेंगे आंसर हो जाएगा संसद। देखेंगे संविधान का आर्टिकल 172 में विधानसभा के कार्यकाल का वर्णन है। इसमें कहा गया है कि विधानसभा का कार्यकाल 5 साल होगा, लेकिन आपातकाल जब होगा उस स्थिति में संसद जो है विधानसभा के कार्यकाल को एक बार में 6 माह के लिए, एक बार में 6 माह के लिए बढ़ा, एक बार में देखेंगे एक बार में 1 वर्ष के लिए, एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकता है। लेकिन जैसे आपातकाल समाप्त होगा उसके 6 माह के अंदर जो है चुनाव करा लिया जाएगा। ठीक है। और लोकसभा के कार्यकाल को भी आपातकाल के दौरान संसद ही बढ़ा सकता है। आर्टिकल 83 के खंड 2 देखेंगे अगर आपातकाल लगा है तो उस समय लोकसभा के कार्यकाल को कौन बढ़ाएगा? तो आर्टिकल 83 के खंड 2 में कहा गया है कि आपातकाल के दौरान लोकसभा के कार्यकाल को संसद बढ़ा सकता है और एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकता है। और देखेंगे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में 5वीं लोकसभा, देखेंगे 5वीं लोकसभा के कार्यकाल को एक वर्ष के लिए 2 बार बढ़ाया गया था। लेकिन 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में पुनः लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया। देखेंगे क्वेश्चन पूछा जाएगा किस संविधान संशोधन के द्वारा? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 5वीं लोकसभा के कार्यकाल को एक वर्ष के लिए 2 बार बढ़ाया गया था, यानी लोकसभा के कार्यकाल को 5 वर्ष से बढ़ा के 6 वर्ष कर दिया गया था। लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 में लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष पुनः कर दिया गया। तो इस प्रकार से आज के जो है हम लोग आज के क्लास में हम लोग 15 महत्वपूर्ण सवालों का जो है डिस्कशन किए। फिर अगले क्लास में फिर महत्वपूर्ण सवालों के साथ मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।